हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, पढ़ लिख रहे होंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और साथ में खेलते कूदते भी रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमारा चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, तो इसमें हमें कार्बन और उससे बनने वाले कंपाउंड्स के विषय में पढ़ना है। कि कार्बन आपका एक एलिमेंट होता है, कार्बन आपका एक एलिमेंट होता है जिसका कि सिंबल ये सी है। ठीक, जिसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, इसका सिंबल ये है। ठीक, और ये आपको उसमें पीरियोडिक टेबल में लिखा दिख जाएगा कार्बन, क्योंकि एक एलिमेंट है और इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। ठीक, ये जो कार्बन है आपका, अब ये एलिमेंट क्या होते हैं ये आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। एलिमेंट से कंपाउंड्स बनाते हैं, तो ये एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये सब आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। इसके चैप्टर 2 में शायद दिया गया है, अगर आप अभी क्लियर नहीं है तो एक बार उसको रिवाइज कर लीजिएगा वहां से। तो ये कार्बन आपका एलिमेंट है और ये कंपाउंड्स बनाता है। तो ये जो कंपाउंड्स बनाता है उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी वो कंपाउंड जिनमें कार्बन होता है उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये हमारी जिंदगी में इतनी बहुत ही अहम हिस्सा महत्व रोल प्ले करता है ये कार्बन, या हम कहें कार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स। ठीक, तो ये कार्बन के बनने वाले जो कंपाउंड्स हैं, ये कार्बन जो है ये हमारी लाइफ में बहुत अहम हिस्सा रोल प्ले करता है। कि इसीलिए आपकी क्लास 10th में ये एक अलग चैप्टर बना दिया गया है, कार्बन एंड कंपाउंड्स। इसके बारे में हमें अलग से पूरे एक चैप्टर में पढ़ना है, इसके कार्बन के कंपाउंड्स को। और अभी आप आगे जब 11th 12th में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो कार्बन ये जो कंपाउंड्स है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन के कंटेनिंग जो आपके कंपाउंड्स हैं, तो इनकी एक अलग ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आप यही कार्बन के कंपाउंड्स पढ़ते हैं। वो कंपाउंड जिनके में कार्बन है, तो उन ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ने के लिए पूरी एक ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, तो यहाँ पे तो सिर्फ एक चैप्टर में दिया गया है। आगे जब आप जाएंगे तो पूरी एक केमिस्ट्री की ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आप जब 11th क्लास में जाएंगे तो 3 ब्रांचें होंगी आपकी, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का महत्व एक तरफ है और इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का महत्व एक तरफ है। तो कार्बन नेचर में खुद बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है, लेकिन ये बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। ठीक, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड जिनमें कार्बन होता है। ठीक, तो उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक, तो और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, इसके हम आपको और बात बताएं इसकी इंपॉर्टेंस की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हमारे सर जी कहते हैं कि ये आपके दिमाग को सेट और अपसेट कर सकते हैं। या हम कहें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपकी अच्छी होगी तो आपको केमिस्ट्री अच्छी लगेगी, पसंद आएगी और आपका मन लगेगा, तभी आप केमिस्ट्री में नंबर ला पाएंगे। और अगर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी खराब हुई, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी नहीं कर पाए, तो आप केमिस्ट्री में अच्छे नहीं हो पाएंगे और ना ही आपके इतने अच्छे नंबर आ पाएंगे। मतलब बता रहे हैं हम आपको कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक अलग तरफ है और आपकी फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिला करके एक साइड में है। ठीक, और इसकी आपकी अभी आप जब 11th 12th में जाएंगे तो इसकी एक अलग से बुकलेट होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुकलेट एक अलग। ठीक, और फिजिकल और इनऑर्गेनिक अलग। तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये कार्बन आपके लिए, इससे बनने वाले कंपाउंड्स क्योंकि बहुत ही ज्यादा हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जितने भी आपकी लिविंग चीजें हैं, हम लोग, एनिमल्स, प्लांट्स, जितनी भी लिविंग चीजें हैं वो सब कार्बन कंपाउंड से बनी होती हैं, उन सब में कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। ठीक, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो हम आपको बता रहे हैं कि इसका कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। पहले आपको इसकी इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा, तो यहीं से इस बेस को मजबूत करके चलिएगा। ठीक, ये बेस मजबूत यहाँ से आप करते हुए चलिएगा, क्योंकि ये आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे आएगी, तो उसके लिए ये बेस आपका स्ट्रांग होना चाहिए। यहीं से आपकी शुरुआत है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, आप अपना बेस मजबूत कर लीजिए। तो इस चैप्टर को मन लगा करके पढ़िएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया कि आगे जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी तो वो आपके दिमाग को सेट और अपसेट कर सकती है। ठीक, केमिस्ट्री के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग अपनी डेली लाइफ में जो चीजें यूज कर रहे हैं उसमें भी ये कार्बन कंपाउंड्स बहुत ज्यादा हैं। हम लोग जो कंपाउंड्स यूज कर रहे हैं, जो चीजें यूज कर रहे हैं, उसमें भी ये कार्बन कंपाउंड, कार्बन से बनी हुई चीजें, जो कार्बन के कंपाउंड से बनी हुई चीजें हैं वो बहुत ही ज्यादा हैं। सीएनजी, एलपीजी, प्लास्टिक, रबड़, दवाई, बहुत सारी चीजें हैं, यानी ये कार्बन आपके बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। ठीक, इसीलिए तो इसका इतना महत्व है। अब क्यों बनाता है वो हम आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, उसके रीजन हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक, अभी तो फिलहाल आप समझ गए हैं कि कार्बन कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत सारे कंपाउंड बनाता है, इसके कंपाउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग खुद भी कार्बन से बने हुए हैं। ठीक, हम लोग जितनी भी लिविंग चीजें हैं और हम लोग डेली यूज भी कर रहे हैं कार्बन की कई सारी चीजें, तो कार्बन बहुत ही गजब की चीज है। ठीक, तो ये कार्बन जो है ये लाखों कंपाउंड्स बनाता है, इनकी संख्या 10 लाख से भी ज्यादा है। ठीक, तो अब इसके बाद मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि कार्बन के कोई कंपाउंड है उसमें कार्बन है या नहीं, ये कैसे पता करेंगे? तो इसको पता करने का तरीका ये है कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो भी होते हैं उनको जब हम लोग एयर की प्रेजेंस में जब बर्न करते हैं तो वो CO2 गैस प्रोड्यूस करता है, और CO2 गैस को जब लाइम वाटर से पास कराया जाता है तो वो उसको मिल्की कर देता है, उसको मिल्की बना देता है। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है या नहीं है। तो अब हमें समझना, अब हम धीरे से समझना शुरू करेंगे कार्बन को, धीरे से हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कार्बन बॉन्ड कैसा बनाता है, कार्बन किस तरह का बॉन्ड बनाता है, आयनिक, कोवेलेंट। ठीक, तो ये कार्बन हमेशा
कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। कोवैलेंट में अच्छा बॉन्ड कौन बनाएंगे? बॉन्ड बनाते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग करते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कोवैलेंट में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है और आयनिक में क्या होता है कि वो दे देते हैं, तो उनमें चार्ज आ जाता है। ठीक, तो ये लेकिन कार्बन कैसे बनाएंगे? कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। ठीक, तो अब इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग करते हैं। तो अब हम पहले इसका कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें। ठीक, बीच में आपके न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, और उसके अराउंड आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं जिसमें माइनस चार्ज होता है, जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक, तो कार्बन में आपका एटॉमिक नंबर 6 है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसकी पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्यों? क्योंकि पहली सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और दूसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक, तो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, बस 2 भर गए, उसके बाद फिर दूसरी सेल में आ जाते हैं। मतलब पहली सेल का ऑक्टेट कंप्लीट, फिर दूसरी सेल कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन उसमें भरना होता है। तब जब उसकी ऑक्टेट कंप्लीट होगी, जब उसकी सारी सेल्स पूरी भर जाएंगी जितने इसमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो वो स्टेबल होगा। इस दुनिया में सब काम स्टेबिलिटी के लिए हो रहे हैं, सब स्टेबिलिटी पाना चाह रहे हैं, सब अपने आप स्टेबिलिटी की तरफ काम होते हैं। आप भी अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहते हैं। ये जो हैं ये एटम्स वगैरह ये भी बॉन्ड इसलिए कर रहे हैं कि ये भी स्टेबल हो जाएं। ठीक, तो ये कार्बन में आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन पहली सेल में मैक्सिमम आएंगे। तो पहली सेल तो इसकी कंप्लीट है, लेकिन दूसरी सेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन होने चाहिए कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक, आप देख सकते हैं यहाँ से आपका एटम किस तरह से होता है। बीच में इसके न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ये सब क्लास 9 की बातें हैं, इसीलिए आपसे कहा जाता है कि क्लास 9 आपकी केमिस्ट्री के लिए बेस है और ये चैप्टर जो है आपका ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बेस है आपका। ठीक, तो क्लास 9 आपका केमिस्ट्री के लिए बेस है। तो इसमें आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो पहली सेल यानी के सेल जो है इसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन तो पूरे भर गए, मतलब पहली सेल आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक, लेकिन जो दूसरी सेल है एल, ठीक, तो ये दूसरी सेल में आपके 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसको चाहिए कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें बॉन्ड बनेगा, तब ये स्टेबल होगा। जब इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे दूसरी सेल में, तब इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी और ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक, तो इसके पास हैं 4 इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले नहीं सकता। क्या ये ले सकता है? नहीं ले सकता। क्या ये दे सकता है? नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? तो उसके पीछे वजह है। उसके पीछे वजह ये है, तो पहले हम आपको बताएं कि ये इलेक्ट्रॉन दे क्यों नहीं सकता। दे भाई, लेने वालों की कमी थोड़ी है, लेने वाले तो झोली फैलाए हैं कि लाओ। तो ये दे क्यों नहीं सकता? क्यों नहीं दे पा? ठीक, इसके पीछे वजह यह है कि आप जानते हैं कि सेंटर में इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है। ठीक, और ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं इनमें निगेटिव चार्ज होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज को इसको अपनी तरफ खींचे हुए है। फिजिक्स में आपने पढ़ा है कि प्लस और माइनस अट्रैक्ट करते हैं, प्लस वाला माइनस वाले को खींच रहा है अपनी तरफ। ठीक, तो ये न्यूक्लियस जो है ये इसको खींच रहा है, तो ये इसमें घुस नहीं जाता है, जाके इसके पास नहीं पहुंच जाता, बल्कि ये अपने इसको सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट कर लेता है, अपने अट्रैक्शन फोर्स को, और इसके अराउंड रिवॉल्व करता है। तो ये सब क्लास 9 में आपको पढ़ाया जाता है, इसीलिए फिर हम बता रहे हैं क्लास 9 आपका केमिस्ट्री के लिए बेस है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं और ये प्लस बीच में ये न्यूक्लियस में प्लस चार्ज है प्रोटॉन के कारण, ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे हुए, तभी ये भाग नहीं रहे हैं, ये एटम आपका बंधा हुआ है। ठीक, अब मान लीजिए बीच में आपके 6 प्रोटॉन हैं, कार्बन में 6 प्रोटॉन है बीच में जो प्लस चार्ज लगा रहे हैं और खींच रहे हैं ये 6 इलेक्ट्रॉन को माइनस वाले को। ठीक, तो अब ये बताइए कि मान लीजिए इससे आपने 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दिया। 1 इलेक्ट्रॉन आपने मान लीजिए इसमें कार्बन ने दे दिया। ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन जब ये दे देगा तो इसमें हो जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन। कितने हो जाएंगे? 5 इलेक्ट्रॉन। और इधर प्रोटॉन कितने रहेंगे? 6 प्रोटॉन। तो ये बताइए 6 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन, तो अब बताइए इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस चार्ज कम हो गया, प्लस चार्ज ज्यादा हो गया, तो इसको और तेज खींचेगा। मतलब आपका ये जो बाकी के जो 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे ये और तेजी से खींचेंगे। ठीक, ये अब और ज्यादा इसमें आपका प्लस चार्ज ज्यादा हो गया, तो अब ये 3 जो बाकी के इलेक्ट्रॉन हैं इनको निकलने के लिए और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। मान लीजिए ये जो बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन हैं इनमें से और एनर्जी इन्होंने लगाई निकलने के लिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 6 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन मतलब प्रोटॉन चार्ज और ज्यादा, प्लस चार्ज और ज्यादा, तो अब ये इसको और तेजी से खींचेगा। ठीक, ये इसको अब और तेजी से इलेक्ट्रॉन्स को खींचने लगेगा, तो इतनी तेजी से खींचने लगेगा कि बाकी फिर इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल पाएंगे। मतलब लास्ट सेल में आपके इसका जब आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,2 होगा, तो बाहर के आपके ये 4 इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे सकता, नहीं निकाल पाएगा। क्यों? क्योंकि जितना जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो फिर उसमें वो और बाद बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स और तेजी से खींचने लगेंगे। ठीक, और तेजी से खींचने लगेंगे, और 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो और तेजी उसमें और फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो फिर उसके बाद जैसे ही 1-2 निकलेंगे, 1-2 3, उसके बाद फिर वो नहीं निकल पाएगा, इतनी एनर्जी नहीं लगा पाएगा वो इलेक्ट्रॉन कि वो निकल पाए। ठीक, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे वैसे वैसे ये प्रोटॉन इसको और तेजी से खींचता जाएगा। तो भाई ये बताओ कि ये सारे 4 के 4 अपने ये नहीं निकाल पाएगा, ये अपने जितने बाहर हैं इसके ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं बाहर, ये चारों को नहीं निकाल पाएगा, ये तो कंफर्म है।
ठीक है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन आपके एक दो निकलते जाएंगे तो वो न्यूक्लियस बहुत तेजी से इन इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, तो इस कारण से वो सारे इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएंगे। अब ये ले क्यों नहीं पाएगा, इसके पीछे की वजह देखिए। तो ले इसलिए नहीं पाएगा क्योंकि एनर्जी की दिक्कत आएगी। किसकी दिक्कत आएगी? एनर्जी की। इतनी एनर्जी नहीं हो पाएगी कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन और जुड़ पाए। ठीक, जब भी इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं इसमें तो उनको एनर्जी चाहिए होती है ताकि वो इसके अराउंड रिवॉल्व कर पाए। अब ये बताओ कि बीच में आपके प्रोटॉन कितने हैं? 6 प्रोटॉन हैं, और मान लीजिए इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन और आ गए तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये बताओ कि क्या ये 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच पाएंगे, उसको खींच के रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। ठीक, तो एनर्जी की भी दिक्कत है और इसमें भी दिक्कत है, तो मतलब कुल मिला के दिक्कत ही दिक्कत है, और इस दिक्कत के लिए लेना या देना समाधान पॉसिबल नहीं हो सकता, इसमें लेना देना पॉसिबल नहीं हो सकता। तो अब ये कार्बन क्या करे? ऐसे ही बैठा रहे, कुंवारा बैठा रहे? नहीं, ये कार्बन को स्टेबल होना है। स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा, इलेक्ट्रॉन्स किसी के साथ शेयर करेगा। Since carbon atoms can achieve the inert gas electron arrangement only by the sharing of electrons, therefore carbon always forms covalent bond. Very good. तो आप समझ में आ गया कि कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है। इसके बाद आपकी बुक में दिया गया है कि कार्बन इज टेट्रावैलेंट, यानी कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 होती है। यानी कार्बन की आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि बॉन्ड बना सकते हैं या बनाते हैं। तो कार्बन 4 इससे बॉन्ड बना सकता है। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। ठीक, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ये आउटर मोस्ट सेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन 4 इससे बॉन्ड बना सकते हैं। क्यों? बॉन्डिंग आपके इलेक्ट्रॉन करते हैं, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे तो ये कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन। इसीलिए कार्बन की वैलेंसी 4 है, यानी कार्बन आपका टेट्रावैलेंट है। अब इसके हम आपको स्ट्रक्चर बना के भी बताए थे कि प्रोटॉन हो गया, ये न्यूट्रॉन हो गया। अब इसकी पहली सेल में इसका कॉन्फ़िगरेशन करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो पहली सेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। पहली सेल इसकी कंप्लीट हो गई, बस 2 इलेक्ट्रॉन भरते ही पहली सेल कंप्लीट हो जाती है। सारी सेल्स कंप्लीट करनी होती है तभी वो एटम स्टेबल होता है। ठीक, तो ये हो गई इसकी दूसरी सेल। अब दूसरी सेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरी सेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। इसको चाहिए कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको दूसरी सेल में, ताकि इसकी दूसरी सेल भी इसकी कंप्लीट हो जाए। तो इसका जब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इसका क्या हो जाएगा? इसके पास स्टेबिलिटी आ जाएगी, ये स्टेबल हो जाएगा, और सब स्टेबल होना चाहते हैं। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि इसका कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस के जैसा हो जाएगा, इनर्ट गैस स्ट्रक्चर की तरह इसका हो जाएगा अरेंजमेंट। ठीक, इनर्ट गैस की तरह इसका अरेंजमेंट हो जाएगा, क्योंकि इनर्ट गैस जो होती है वो रिएक्टिव नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो स्टेबल होती है। स्टेबल होने से मतलब ये है कि उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट होता है, यहाँ पे उनकी ऑक्टेट कंप्लीट होती है। ठीक, तो इसलिए वो कंपेयर किया जाता है कि इनर्ट गैस अरेंजमेंट, ठीक है, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट पाना चाहते हैं सब, तो वो सब बात अलग है। ठीक है, वो सब बात है, लेकिन मेन बात क्या है कि ये अपनी स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं। स्टेबिलिटी पाने के लिए इसकी ऑक्टेट कंप्लीट होनी चाहिए, यानी जितनी सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो पूरे होने चाहिए। तो पूरे इलेक्ट्रॉन को पूरे करने के लिए कमी है या जो एक्स्ट्रा है वो दे के ले के शेयरिंग करके किसी तरह से बॉन्ड, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट सेल के, वो ही बॉन्ड बनाएंगे। ठीक, वो बॉन्ड बनाते हैं, और जितनी बॉन्ड बनाने की जरूरत होती है वो बॉन्ड बना करके इसको कंप्लीट करते हैं किसी तरह से। ठीक, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे, और इसीलिए कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ये इस तरह से हम लोग इसको बना ही सकते हैं, और इसीलिए कार्बन को टेट्रावैलेंट बोलते हैं। मतलब कि कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में जो बॉन्ड बना सकते हैं। तो मान लो यहाँ पे आ गया आपका H आ गया हाइड्रोजन, तो ये आके यहाँ पे जुड़ लिया। यहाँ पे आ गया मान लीजिए आपका एक, अच्छा, कार्बन से भी जुड़ सकता है, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे सेल कॉम्बिनेशन में। तो कार्बन से भी जुड़ सकता है, हाइड्रोजन आ गया, कार्बन हाइड्रोजन दोनों आ गए, तो ये सब बातें अभी आप पढ़ेंगे, ये यहाँ पे नहीं बनाना। तो इस तरह से कुछ भी आएगा इसमें जुड़ जाएगा, मतलब कार्बन 4 अदर एलिमेंट से, 4 इससे बॉन्ड बना सकता है, 4 अदर चीजों से जुड़ सकता है, इसीलिए कार्बन हमारा क्या है? टेट्रावैलेंट। नेक्स्ट बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है कार्बन की, सेल्फ कॉम्बिनेशन। नाम से समझ में आ रहा है, खुद से जुड़ना। ठीक, तो कार्बन में ये एक एबिलिटी होती है कि कार्बन खुद से एटम टू एटम जुड़ सकता है, यानी कार्बन के एटम से जुड़ सकता है लंबी चेन बनाने के लिए। यानी कार्बन से जो जुड़ करके लंबी चेन का निर्माण कर सकता है। ठीक, इसको कैटिनेशन बोलते हैं। सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी जो होती है कार्बन में उसे कैटिनेशन भी बोलते हैं। तो यानी कार्बन के साथ जुड़ सकता है खूब लंबी चेनें बनाने के लिए। मतलब कार्बन से जुड़ लिया, फिर दूसरा कार्बन तीसरे से जुड़ लिया, तीसरा कार्बन चौथे से जुड़ लिया, चौथा पांचवें से, पांचवा छठवें से, छठा कार्बन सातवें से, तो इस तरह से खूब लंबी चेन बना सकता है। ठीक, खूब लंबी चेन बना सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख लीजिए। अच्छा, अब कार्बन टेट्रावैलेंट है, कार्बन क्या है? टेट्रावैलेंट है। तो कार्बन ये जुड़ता जाएगा। ठीक, और टेट्रावैलेंट है तो बाकी के बॉन्ड आपके बचेंगे, उसमें वो दूसरी चीजें जोड़ सकता है। ठीक, ये 2 बॉन्ड यहाँ पे, ये जो जहां से चेन आपकी स्टार्ट हुई तो ये 1 इलेक्ट्रॉन जो था वो तो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज हो गया, बाकी आपके 3 इलेक्ट्रॉन बचे तो वो किसी और के साथ बॉन्ड बनाएंगे। ठीक, फिर ये कार्बन है, ये कार्बन किसी और के साथ बॉन्ड बना सकता है। ठीक, ये कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन पीछे वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन आगे वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन बचे वो तो किसी और के साथ बॉन्ड बना सकते हैं।
ठीक, इसी प्रकार से ये कार्बन 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 बीच वाले कार्बन इस तरह से और बनाते जाएंगे। और ये भी है कि कार्बन ये जो प्रॉपर्टी है कार्बन की कैटिनेशन की, ये यूजफुल इसलिए है, ये हमारे लिए यूजफुल इसलिए है क्योंकि ये कार्बन जो लंबी चेन बनाता है, कार्बन कार्बन से जो करके जो लंबी चेन बनाता है, तो ये एक प्रकार से बैकबोन का काम करती है। क्यों? क्योंकि इसमें आपके कार्बन के ये टेट्रावैलेंट है, तो बाकी जो बॉन्ड बचेंगे इसमें ये और किसी को जोड़ सकते हैं। तो इसमें ये कार्बन कार्बन के साथ जुड़ करके एक लंबी चेन बनाता गया, तो ये एक प्रकार से बेस बन गया और इसमें और दूसरी चीजें आकर के जुड़ सकती हैं। तो ये कार्बन कार्बन की जो चेन लंबी बनाता है, ये एक प्रकार से बैकबोन का काम करता है और इस बैकबोन के काम करता है जिसमें और चीजें आकर के जुड़ सकती हैं और जिसके कारण लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बन सकते हैं, बनाता है कार्बन। अभी कार्बन जो है इसके अलावा फास्फोरस नामात्र के बराबर और सिलिकॉन थोड़ा बहुत कैटिनेशन शो करते हैं, लेकिन उनका साइज बड़ा होने के कारण उनका जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है उनके बीच में, तो वो उसको होल्ड नहीं कर पाते। उनके बीच में जो सिलिकॉन और सिलिकॉन के साथ जो चेन बनती है वो ज़्यादा लंबी नहीं बन पाती। क्यों? क्योंकि वो बॉन्ड इतना स्ट्रांग नहीं बन पाते हैं, क्योंकि साइज बड़ा है। ठीक, फॉस्फोरस सिलिकॉन का साइज बड़ा है और ये सेल्फ कॉम्बिनेशन तो शो करते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबी चेन नहीं बना पाते। ठीक, सबसे ज़्यादा लंबी चेनें ये कार्बन ही बना पाता है। ठीक, क्योंकि इसका साइज छोटा है तो ये बॉन्ड को, कोवैलेंट बॉन्ड को अपने स्ट्रांगली होल्ड करके रख पाता है, उसको स्ट्रांगली बॉन्ड बनाता है। वहीं सिलिकॉन फॉस्फोरस कैटिनेशन शो करते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं शो कर पाते, ज़्यादा लंबी चेन नहीं बना पाते, छोटी बॉन्ड बनाते हैं। ठीक, कुछ बॉन्ड। इसके बाद अब आप एक क्वेश्चन लिखिए, वाई कार्बन कैन फॉर्म सच लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। वाई कार्बन कैन फॉर्म सच लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। कार्बन इतने ज़्यादा कंपाउंड्स क्यों बना पाता है, तो उसका हम रीजन देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट, टेट्रावैलेंसी। कार्बन आपका टेट्रावैलेंट है, यानी इसकी वैलेंसी 4 है, यानी ये 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। इसके बाद दूसरा फैक्टर है कैटिनेशन। कार्बन से जुड़ करके, कार्बन खुद के एटम से या जुड़ करके, यानी कार्बन से ही जुड़ के खूब लंबी चेन बना सकता है। ठीक, खूब लंबी चेन बनाता है, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। फिर तीसरा पॉइंट है मल्टीपल बॉन्ड्स। कार्बन आपका मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है, यानी कार्बन आपका सिंगल बॉन्ड ही नहीं बनाता, कार्बन आपका डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। ठीक है, इस तरह से। जैसे एग्जांपल देखिए आप, ये CH3 और CH3, ठीक, और CH2 CH2। तो यहाँ पर देखिए कार्बन सिंगल बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा, तो अब इसकी टेट्रावैलेंसी पूरी करनी है, यानी एक बॉन्ड तो इधर बन गया इस कार्बन के लिए, एक कार्बन और बनाएगा, एक कार्बन बॉन्ड और बनाएगा, एक कार्बन। अब देखो 4 बॉन्ड बन गया, 1 2 3 4, कार्बन टेट्रावैलेंट है। फिर एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड इस कार्बन के लिए ये, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये। अब देखो ये भी 4 बॉन्ड हो गए इसके लिए, 1 2 3 4। ठीक, तो ये आपका ईथेन हो गया। क्या हो गया? ये ईथेन। ठीक, इसके बाद ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसके बाद ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है, मतलब 2 बॉन्ड यहाँ पे हैं, तो कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा है। अब ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, टेट्रावैलेंट है, तो H H H H, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, अब ये आपका हो गया इथीन। ठीक, ये आपका इथेन, ये इथीन, ये अलग कंपाउंड है आपका, ये अलग कंपाउंड है, इसको कोई सेम नहीं कह सकता। तो ये भी एक रीजन है आपका लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स कार्बन के बनाने के पीछे। क्यों? क्योंकि कार्बन आपका मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। ठीक, ये तो एग्जांपल के लिए समझा दिया, ये आप अभी आगे पढ़ेंगे। एन और ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये इथाइन हो जाएगा 2 कार्बन के साथ, तो वो सब आप अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, घबराएंगे, वो तो हमने समझाने के लिए बता दिया कि ये डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा, डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा तो वो अलग अलग कंपाउंड हो जाएंगे। ठीक, तो वो अलग अलग कंपाउंड होने के कारण वो आपकी कंपाउंड की संख्या बढ़ जाती है। ठीक, तो मल्टीपल बॉन्ड्स भी मतलब एक कारण है कि इतने ज्यादा कंपाउंड्स बनने के पीछे। फिर फोर्थ है आइसोमेरिज्म। इसको अभी समझाने का कोई फायदा नहीं है, आप आगे समझेंगे। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म हम आपको आगे बताएंगे, आइसोमेरिज्म। फिर फिफ्थ पॉइंट है साइज ऑफ कार्बन। आपके कार्बन का साइज छोटा होने के कारण ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, इसीलिए कार्बन इतनी सारी चीजों को खुद से जोड़ के रख पाता है, क्योंकि साइज छोटा है तो इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है ये। ठीक, और लार्ज नंबर ऑफ चेन भी इसी कारण बना पाता है, क्योंकि साइज छोटा है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। ठीक, तो ये बात है, साइज ऑफ कार्बन छोटा होने के कारण ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना पाता है। तो ये आपको इतने फैक्टर्स याद रखने हैं, ये पॉइंट्स याद रखने हैं, इन कारणों से कार्बन इतने ज्यादा कंपाउंड बना पाता है। ठीक, 10 लाख के ऊपर लगभग कंपाउंड्स बनाता है कार्बन, तो इन फैक्टर्स के कारण। धन्यवाद।